9 से 28वें दिन हम योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम अनवरत कोरोना काल से स्वैच्छिक रूप से संचालित हो रहा है और यह पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से संचालित इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई और वैज्ञानिक आपस में संवाद करते हैं। यह देश का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें हमारे किसान भाइयों की जो खेती की समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिक और केवीके कृषि विभाग के अनुभवी वैज्ञानिक अलग अलग विषय पर मार्गदर्शन देते हैं और यह करते हुए हम आज 9 से 28वें दिन पहुंचे। ये कार्यक्रम 5:30 बजे से 7 बजे तक हम योग किया हमने, जैसा आज की अभी किया है। इसी प्रकार से हम रोज नए योग शिक्षक के साथ योग करते हैं। यह भी एक अनूठी पहल है। हमें विभिन्न प्रकार के तरीके, उनके अनुभव योगाचार्यों के हमें मिलते हैं। हम स्वस्थ, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो, इस पर अपने अपने अनुभव हमारे योगाचार्य भाई बहन बताते हैं। फिर हमारे अनुभवी किसान जो प्राकृतिक जैविक खेती, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से जो खेती कर रहे हैं, उनमें की खेती करने में क्या समस्याएं आई, उन्होंने रासायनिक खेती से प्राकृतिक जैविक खेती में कैसे मुड़े वो और उनका समाधान कैसे पाया और कैसे समृद्ध बन रहे हैं, कैसे लाभ कमा रहे हैं, वो अनुभवी किसान हमको योगाहार में आकर के और हमारे किसान भाइयों को बताते हैं। हमारे किसान भाई पूछते हैं, चर्चा करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर ये समाधान वो सरलता के साथ करते हैं। अगर एक दिन में हमारी वार्ता पूरी नहीं हो पाती है तो हम पुनः दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे लगातार 4 और 5, 6, 7 दिन तक हम एक ही विषय पर संवाद करते हैं। जब किसानों का संवाद और समाधान पूरा हो जाता है फिर अगले चीफ गेस्ट के रूप में हम किसी वैज्ञानिक को और अनुभवी किसानों को आमंत्रित करते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से संचालित कार्यक्रम लगातार जन कल्याण के लिए किए जाते हैं, जो बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से होते हैं, वॉलंटियर के रूप में होते हैं और देश के विभिन्न राज्यों के इस योगाहार कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसान और वैज्ञानिक और योगाचार, योग साधक और वरिष्ठ समाज सेवी जो पद्मश्री से सम्मानित भारत सरकार के अधिकारी, विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी योगाहार कार्यक्रम में आकर के मार्गदर्शन दिया है और पतंजलि योगपीठ के इस कार्यक्रम को जो है सराहना की है, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, किसी विशेष संस्थान का नहीं और इस किसानों का कार्यक्रम है। किसान इसको संचालित कर रहे हैं। मैं पतंजलि किसान समिति मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी होने के नाते आप सबको प्रणाम करते हैं, नमन और वंदन करते हैं कि हम सब इसी प्रकार से किसान भाई इसका लाभ लेते रहे अधिक से अधिक। और जिन किसानों ने योगाहार कार्यक्रम में आकर के मार्गदर्शन लिया है, खेती करना शुरू की है और बदलाव आया है, परिणाम भी सामने आए हैं वो किसान। तो मैं चाहूंगा, आज हमारा 9 से 28वां दिन है। कोरोना काल से लगातार हम जब अभी तक योग करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और लाभान्वित होते आ रहे हैं। कई हजारों एकड़ रकबा हमारे प्राकृतिक जैविक खेती में बदल गया है। हमारे कई किसान, सैकड़ों किसान समृद्ध बन करके अपना लाभ कमा रहे हैं और सफल मार्केटिंग कर रहे हैं। यह योगाहार कार्यक्रम की देन है जो हमारे किसान भाई बताते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, ऐसे विभिन्न राज्यों के किसान भाई एक दूसरे से गाय पालन के ऊपर, स्वास्थ्य को लेकर, जल संवर्धन को लेकर, मिट्टी परीक्षण को लेकर, खेत कैसे बने, कैसे क्या उन्होंने तरीके अपनाए हैं और नए नए तरीके, अगर उन तरीकों को अगर हम यहाँ चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो आज का विषय है उस विषय को लेकर हमारे आज के चीफ इस योगाहार कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो हम आज चर्चा करेंगे उसका एक
उसका फायदा सभी को हमें मिले। और इसी के साथ में अब आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर मनोहरी राठी को बुलाना चाहूंगा कि वह आगे कार्यक्रम में जो अभी हमने कार्य किए हैं उस पर जो समझ बनी है उसके ऊपर अपनी बातें रखें, और उसके बाद श्री तरुण शर्मा जी अपनी बात कहेंगे। जी डॉक्टर राठी, आप, मेरी आवाज आ रही है तो आप इसको जरूर जरूर सर। अपनी बात करें। हाँ, नमस्कार। आप पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर प्रोग्राम में आज मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल चारों तरफ सॉइल टेस्टिंग की बात चल रही है, लेकिन जो सॉइल टेस्टिंग मतलब सॉइल टेस्टिंग सिर्फ कुछ पैरामीटर्स जो केमिकल्स पैरामीटर्स हैं उनको लेके उनको टेस्ट किया जाता है और उनके आधार पर क्या है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन या किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर डाल सकता है। उससे हमें क्या है उस मृदा का पूरा स्वास्थ्य नहीं पता चल पाता और मृदा का स्वास्थ्य ही आगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या है बहुत अहम भूमिका निभाता है। सॉइल हेल्थ मतलब सॉइल के जैसे 3 घटक होते हैं, एक भौतिक हो गए, बायोलॉजिकल हो गए और केमिकल हो गए। ये तीनों घटक अगर आपस में ठीक तरह से काम करते हैं तभी वो हेल्थ सॉइल क्या है एक अच्छी हेल्दी सॉइल मानी जाती है। अगर इन तीनों घटकों में से एक भी इसका घटक काम नहीं कर रहा है या मौजूद नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो सॉइल की हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने हमने एक सॉइल हेल्थ असेसमेंट टूल डिजाइन किया है कि कैसे किसान अपने आप स्वयं अपने खेत का जो मृदा है उसका अवलोकन कर सके। मृदा स्वास्थ्य मतलब मृदा के जो तीनों घटक है उन तीनों की जानकारी वो कैसे अपने आप ही अपने खेत पर देख सकता है कि मेरे तीनों जो बायोलॉजिकल मतलब उसके जो सॉइल है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे आपका केचुआ हो गया, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, वो सब अगर हमने केमिकल डाल डाल के क्या है उन सब की संख्या खत्म होगी, लगभग ना के बराबर होगी। इसका मतलब जो मृदा के इंजीनियर्स हैं हमने उनको तो खत्म कर दिया। जब वो इंजीनियर्स ही नहीं बचे तो मृदा में क्या है, मृदा का जो इकोसिस्टम है वो एक तरह से बिगड़ गया है। इसमें जैसे रासायनिक घटक है, पीएच हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इस सॉइल हेल्थ के रासायनिक घटक माने जाते हैं जिनकी टेस्टिंग आजकल हम लोग करते हैं और इनके बेसिस पे क्या है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन किसान को देते हैं। बायोलॉजिकल घटक हो गया जैसे रूट ग्रोथ कैसी हो रही है, उसमें सॉइल ऑर्गेनिज्म उसमें कितनी मात्रा में है या नहीं है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारी आंखों से हमें दिखते नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल हेल्थ में। भौतिक घटक जैसे कि सॉइल की संरचना कैसी है, कि बलुई है कि रेतीली है, कि ये हो गया। सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल मॉइस्चर, बल्क डेंसिटी, इस ये क्या है सॉइल के भौतिक घटक होते हैं। तो हमने इस टूल में टोटल 10 पैरामीटर मतलब कुछ हमने बायोलॉजिकल पैरामीटर लिए हैं, कुछ हमने केमिकल पैरामीटर लिए हैं, कुछ हमने फिजिकल और वो वाले पैरामीटर लिए हैं जो कि सॉइल हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं या जिससे हम क्या उसकी सॉइल हेल्थ पता करने में अहम भूमिका देते हैं। या और ये भी ध्यान रखा है कि किसान, क्योंकि किसान को बहुत ज्यादा टेक्निकल या वो चीज होगी तो किसान अपने खेत पे नहीं कर पाएगा, ताकि किसान अपने खेत पे अपने आप जो उसके पास सुविधा मौजूद है उसी के साथ वो क्या है अपने खेत की मिट्टी का सॉइल हेल्थ पता कर सकता है। तो उन्हीं पैरामीटर का चयन हमने इस सॉइल हेल्थ असेसमेंट टूल में किया है। इस सॉइल हेल्थ असेसमेंट टूल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हमने इसके साथ मैनुअल दिया है, मैनुअल मतलब ये जो पैरामीटर हमने चुने हैं इनके बारे में जानकारी दी है कि ये क्या है, कैसे ये सॉइल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने खेत पर। दूसरा हमने इसमें एक सॉइल हेल्थ असेसमेंट कार्ड दिया है, स्कोर कार्ड, मतलब ये जो 10 पैरामीटर जो हमने चूज किए हैं उनको हमने नंबरिंग करा है और उन नंबरिंग के बेसिस पे किसान अपने आप को क्या है कुछ नंबर दे सकता है, वो खुद अपने आप को
नंबर दे सकता है। जैसे हमने टोटल इसमें 10 पैरामीटर लिए हैं, तो उनको अलग अलग, जैसे फिजिकल टेक्सचर लिया है उसको हमने 1 नंबर दिया अगर वो अच्छा है तो, और अगर खराब है तो वो 0 है। इन्फिल्ट्रेशन को हमने 1 नंबर दिया है। वैसे ही केमिकल जो पैरामीटर है, जैसे पीएच हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको 1-1 नंबर दिया है। वैसे ही बायोलॉजिकल पैरामीटर, रूट ऑब्जर्वेशन हो गया, इसको नंबर दिया है। फिर जो कुछ इंसेक्ट्स या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, उनको चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। आपके खेत में कितने केचुए हैं, उसको चेक करने का जो तरीका है, उसको नंबर दिया है। सॉइल ऑर्गेनिज्म, इस तरह से हम टोटल 10 नंबर दिया है। तो किसान क्या करता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद वो अपने खेत की इन 10 के 10 पैरामीटर को वो आसानी से खुद ही कर सकता है। इतने आसान तरीके हैं कि इनको खुद ही वो कर सकता है। कुछ कुछ टाइम बाद वो अपने खेत की मिट्टी को चेक करेगा और अपने आप को नंबर देंगे कि कैसे 10 में से अब मेरी मिट्टी को कितने नंबर मिले। इस तरह से वो अपने क्या है, खेत की सॉइल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया उसके बाद, उस अगर एक बार इम्प्रूव कर लिया उसने, तो उसके बाद उसको बाहर से बहुत कम फर्टिलाइजर या बहुत कम केमिकल या ऑर्गेनिक ये जो भी डालना है उसको बहुत कम डालेगा, क्योंकि सॉइल वो अपने आप में ही उसके पास सारी ताकत होती है कि वो प्लांट के लाइफ को सपोर्ट कर सके। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है उसको हमने सांप सीढ़ी का खेल बनाया है। ये सांप सीढ़ी का खेल इसलिए बनाया है कि इसमें सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, मेंटेन करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। ये एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है किसानों को सॉइल हेल्थ या किसानों को गया, बच्चों को गया, आम जनता को जागरूक करने का सॉइल हेल्थ पे। मृदा जानकारी ज़्यादा बहुत ही सरल तरीके से हम उनको बता सकते हैं कि सॉइल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये 3 कंपोनेंट है इसके, जो कि बहुत आसानी से पढ़ के या करके हम लोग इसको सॉइल हेल्थ को पता कर सकते हैं। अब आगे है तरुण शर्मा, वो आपको ये जो हमने 10 पैरामीटर चूज किए हैं इनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद मनोहरी जी, डॉक्टर मनोहरी। और तरुण, आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं या आप बातचीत करेंगे? सर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है। जी एक मिनट सर। अभी जब तक कि ये ऑन होता है मैं बता देता हूँ कि अभी जब मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम अभी गया था कुछ दिन पहले, तो वहां पर भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, इन विषयों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई थी किसानों से। उसके अनुभव को भी हम बाद में साझा करेंगे। तो तरुण, आप शुरुआत करो। आप सभी को ओम, सदन में पधारे हुए सभी मान भावों को। आज का जो हमारा विषय है समग्र मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हमने इस सदन में पहले भी 900वें दिवस के उपलक्ष्य में हमने मृदा स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करी थी, क्योंकि आज के समय को कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, अभी जैसे मैं हमारे राजस्थान आया हुआ हूं तो मैं यहाँ पे हमारे खेतों की मिट्टी देख रहा हूँ, तो मिट्टी हमारी ऊसर होती जा रही है और धीरे धीरे ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जा रही है। जो उनमें पोरोसिटी है वो उनमें नहीं रही है। तो किसानों को हमें ये बात बताने की आवश्यकता है कि आपका जो भी उत्पादन है और हमारा जो पर्यावरण है वो सब कुछ इस मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस मिट्टी को के जानने के लिए जो किसान अपने यहाँ पे आसानी से कर सकता है, उसके हमने 3 मुख्य विधियां हैं, जिसमें कि भौतिक विधियां हैं, जिसमें कि हमारा हमारा रिबन विधि है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन विधि है, जो कि किसान अपने यहाँ पे आसानी से कर सकता है। दूसरी जैव विधियों या बायोलॉजिकल मेथड्स में हमारा जैसे कि जड़ अवलोकन होता है, रूट ऑब्जर्वेशन, बेट लेमिना विधि, केचुआ गणना विधि, कार्डबोर्ड विधि, और रासायनिक विधियों में हमारा जो हमारा किट है धरती का डॉक्टर, उसके माध्यम से हम 5 चीजों की जांच करते हैं, पीएच, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इनके बारे में हम समग्र चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भौतिक विधि है उसमें हमारा फिजिकल मेथड में आता है रिबन मेथड। रिबन मेथड में जैसे कि आप यहाँ पे इन 3 चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर
दो से हम मिट्टी का एक 50 ग्राम हमारे हाथ में मिट्टी लेके 30 से 50 ग्राम उसको हम थोड़ा सा पानी मिला के उसको एक लड्डू की तरह बनाते हैं। अगर लड्डू से फिर हम जब रिबन बनाते हैं तो अगर वो फट जाता है 2.5 सेंटीमीटर से कम अगर हमारा रिबन बनता है तो जो हमारी मृदा है वो लोमी मृदा होगी। और अगर हमारा रिबन 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के मध्य में आता है तो वो क्ले मृदा होगी। अगर रिबन 5 सेंटीमीटर से ऊपर बन जाता है तो वो हमारी क्लेई मृदा होगी। इस तरीके से हम हमारे खेत की स्थिति को जान सकते हैं कि मृदा की संरचना के आधार पर हमें किस तरह के पौधे हमारे खेत में लगाने हैं। इ- या फिर हमें अगर मृदा कॉम्पैक्ट हो रही है तो हमें किस तरह का पौधे लगाने हैं, सिंचाई के लिए हमें कौन सी विधियों का उपयोग अधिक ज्यादा उपयोगी रहेगा। इन विधियों के बारे में हम इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा बायोलॉजिकल मेथड्स में आता है जड़ अवलोकन। रूट ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसमें गेहूं की जड़ें हैं तो दो तरह के पौधे हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक की जड़ें ज्यादा घनी हैं और दूसरे पौधे की जड़ें कम विकसित हुई हैं। तो यह जो जड़ें कम विकसित हुई है ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। तो इस तरह से अगर हम खेत का ऑब्जर्वेशन करें, वहां पे हम दो चार पौधों की जड़ों का अगर अवलोकन करें तो हम खेत में पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की स्थिति खेत के किस हिस्से में ज्यादा अच्छी है और खेत के किस हिस्से में हमारी कम है। तो उसी हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड आता है हमारा बेट लेमिना विधि, क्योंकि मिट्टी में हमारे मुख्यतः जो वर्कर्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उनकी संख्या हमारे खेत में कितनी है इसका पता लगाने के लिए हम बेट लेमिना विधि का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रिप में देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप में करीबन हमारे 15 छेद होते हैं, 12 से 15 छेद होते हैं। तो इस स्ट्रिप को हम 70% सेल्यूलोज पाउडर, सेल्यूलोज पाउडर मतलब कि आप किसी हमारी जो घास होती है उसको हमने ड्राई करके उसका पाउडर बना लिया, या जो स्ट्रो होती है पेडी स्ट्रो या किसी को भी उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना लिया, उसका उपयोग कर सकते हैं। 25% हमने इसमें गेहूं का आटा लेना है और 5% इसमें हमने कोयला पाउडर लेना है, जो हमारा लकड़ी का कोयला होता है वो वाला। छेदों को हम 2-3 लेयर में, मतलब कि एक बार हमने पूरी लेयर पूरे छेदों को उस पेस्ट से भर दिया, फिर उसे 1-2 घंटे के लिए या एक दिन के लिए सुखाया, फिर दूसरे अगले दिन फिर से करा, फिर उसके अगले दिन फिर से करा। इस तरह से 2-3 लेयर बनाने के बाद इसको हम हमारी खेत में अलग अलग जगह पे 4 से 5 जगह पे इसको सेटअप कर देते हैं मिट्टी में सीधा। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसका अवलोकन करते हैं, इसका अवलोकन हम जैसे कि 2 सप्ताह बाद अगर हम इसका अवलोकन करते हैं तो उस उन छेदों में से हमारे कितने छेद खाली हुए, मतलब कि सेल्यूलोज और आटा और ये कोई चारकोल जो होगा वो हमारे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करेगा। तो कितने हमारे इसमें से छेद खाली हुए, जितने छेद खाली होंगे उतनी ही स्थिति हमारे खेत में बैक्टीरिया की अच्छी है। और इससे प्रोफाइल का भी पता लगेगा कि किस प्रोफाइल में हमारा कितना बैक्टीरिया काम कर रहा है या फिर है या नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि जो मिट्टी कॉम्पैक्ट होती जा रही है, जो मिट्टी का एक तरीके से बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुकी है कि अगर किसी को अगर हम मिट्टी का ढेकल उठा के भी मार दो तो उसके खून निकल जाए, इतनी कठोर मिट्टी यहाँ की हो चुकी है इस समय की। यहाँ की नहीं वरन अभी तो पूरे देश की हमारी मिट्टी की यही हालत है। क्योंकि उसमें जो सबसे मुख्य जो काम करता था हमारा केचुआ, वो केचुआ धीरे धीरे मिट्टी से खत्म होता जा रहा है या बिल्कुल नीचे डीप में चला गया है, सुषुप्त अवस्था में डोरमेंसी में वो चला गया है। तो उन केंचुओं की गणना अगर हमें खेत में हमारे करनी है तो वो हम ये एक अर्थवर्म काउंट मेथड है, इस मेथड के माध्यम से हमें 500 ग्राम सरसों का पेस्ट बनाना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की, पेस्ट बनाने के लिए हमने सरसों को मिक्सी में पीसता नहीं है, उसको हमें पत्थर पे घिस के ही उसका पेस्ट बनाना है। और उसमें 4 लीटर पानी हमने मिलाना है। 4 लीटर पानी मिलाकर, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये 1/1 का एक हमारा स्क्वायर है। इसके अंदर हमने ये सरसों के पेस्ट वाला पानी डाला
और आधे से 1 घंटा वेट करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें केचुए हमारे जमीन की सतह पर आ गए हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर 1 बाय 1 के इसमें अगर हमारे इतने केचुए होंगे तो एवरेज हमारे खेत में कितने केचुए निकल सकते हैं। क्योंकि जो पहले हमारे पारंपरिक विधियां थी कि बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि खेत में 1 फावड़ा मारो तो 40 केचुए निकलते थे, और आज के टाइम पे अगर हम 40 फावड़े खेत में मारते हैं तो 1-2 केचुए भी मुश्किल से आ जाए तो आ जाए। तो इनकी संख्या को हमें बढ़ाने के लिए खेत में हमें जीवामृत का उपयोग करना चाहिए, हमें कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए ताकि केंचुए को भोजन भी मिल सके, और कम से कम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करें या न के बराबर रासायनिक पदार्थों का उपयोग करें, जिससे कि जो हमारा मित्र है केचुआ वो जमीन में बचा रहे। फिर इसके बाद विधि आती है हमारा कार्डबोर्ड मेथड। ये कार्डबोर्ड मेथड हम जाने अनजाने हमारे किसान भाई खेत में हमेशा हमारा होता रहता है ये मेथड, क्योंकि इसमें ये बहुत ही सिंपल विधि है। इसमें हमने जैसे कि हमने एक लकड़ी का एक बोर्ड लेना है, उस बोर्ड को हमने खेत में 2-3 जगह सेटअप कर देना है जहाँ पे हल्की छाया भी हो। तो हम देखेंगे कि खेत में वैसे भी हमारे अगर कोई जैसे कहीं पे कोई कट्टा पड़ा हो या कोई पुरानी चीज काफी समय से रखी हो तो उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु आके अपना विश्राम गृह बना लेते हैं उसे एक तरीके से। तो उसमें जैसे कि आपके ये केचुए हो गए, दीमक हो गए, तरह तरह के बीटल्स हो गए, वो सारे कीड़े हम उसमें देख सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारे खेत में किस किस तरह के जीव जंतु उपलब्ध हैं, यहाँ की इकोलॉजी किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं, और हमारे कौन कौन से इनमें मित्र कीट हैं। तो इस विधि के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। साथ साथ में जो मृदा जांच की रासायनिक विधि है, इसमें हमारा धरती का डॉक्टर किट जो पतंजलि के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें हम 5 पैरामीटर्स की जांच कर सकते हैं, जिसमें आपका पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सभी हम डिजिटल माध्यम से पता कर सकते हैं। और इसमें एक ये हमने मशीन के माध्यम से एक एप्लीकेशन को इससे जोड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको न कि ये बल्कि ये सिर्फ हमारी पैरामीटर्स की जांच करता है, बल्कि ये हमारा हमें रिकमेंडेशन भी देता है हमारे क्रॉप के अनुसार कि अगर हमने गेहूं लगाना है तो उसमें हमने अगर रासायनिक विधि से खेती करनी है तो कितना कितना खाद किस किस समय पर डालना है, अगर हमने पूर्णतया वो जैविक करनी है तो जैविक विधि में कौन कौन सा खाद उसमें डालना है, उन सबके रिकमेंडेशन भी हमारा ये धरती का डॉक्टर किट के माध्यम से हम बता सकते हैं। फिर इसके बाद जैसा कि मैडम ने कहा था कि हम कंपोजिट सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पर कि किसान अपनी मार्किंग स्वयं करे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे हमारे खेत का मूल्यांकन हमें पता लगेगा कि हमारे खेत की स्थिति इस समय किस उस पे है। और ये सिर्फ खेती करने वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए भी है जो अपनी जमीनें मुनाफे पे देते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो उनकी धरोहर है। तो वो जैसे हम अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के हमें भले ही उसे हम हमारे खुद के लिए चलाएं या टैक्सी पर्पज में चलाएं, मगर उसकी सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें खेत की जांच भी समय समय पर करनी चाहिए, हमारा उसका मृदा के स्वास्थ्य का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंपैक्शन, तो आपकी सॉइल किस तरह की है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है अपनी सॉइल की, कि जैसे कि सॉइल का पीएच 6 से 8.5 के मध्य है तो ये, या ये 6 से कम है या 8.5 से ज्यादा है तो आपका पुअर डिफिशिएंट मृदा है, और 6 से 8.5 के बीच में है तो ये सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में अगर 0.5% से भी कम है तो यह बिल्कुल खराब है, और अगर 5% के ऊपर है तो आपकी मृदा अच्छी है। इस तरीके से आप अपने मृदा का स्वयं मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ में जो हमने जैविक सांप सीढ़ी गेम बनाया है कि खेल खेल के माध्यम से हम जैविक खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें हमारे घटक होते हैं, और जो अभी हमने जो जिन पैरामीटर्स के ऊपर चर्चा की है वो पैरामीटर्स भी सब हमने इसमें दिए हैं, ताकि किसान भाइयों को हम खेल खेल के माध्यम से मृदा की समग्र मृदा स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दे सकें। और साथ साथ में जो इसमें 50 पॉइंट हैं कि आप किन से लेडर ऊपर चढ़ेंगे और कहाँ पे आप अगर गलती करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि
अगर खेत में हमने मल्चिंग का उपयोग किया तो ये काफी खेत के लिए अच्छा है, तो आप इससे लेडर अपनी ऊपर चढ़ जाएंगे, तो आप नंबर 25 पे चले गए। मगर 36 नंबर पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा मृदा का पीएच, हमारी सोइल या तो ज्यादा अम्लीय हो रही है या ज्यादा क्षारीय हो रही है, तो ये हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए खराब है, तो आपको ये स्नेक बाइट हो जाएगा, तो आप नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से रासायनिक खादों का असंतुलित मात्रा में उपयोग अगर हम खेत में करते हैं तो ये हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि खेत में खाद देना अच्छी बात है, मगर अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज का उपयोग करते हैं, असंतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं, तो वो खेत में अपने कीड़ों को, पौधे एक अलग तरह का द्रव्य स्रावित करने लग जाते हैं और वो खेत में कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हम देखते हैं कि अभी अगर फसल अवशेष जलाने में, क्योंकि किसान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सभी किसान जो होते हैं वो अपनी खेत की पराली को खेत में ही जला देते हैं। तो वो जलाने से क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर का बैक्टीरिया होता है वो पूरा उसमें नष्ट हो जाता है। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है खेत में, तो इससे आपको फिर ये स्नेक बाइट हो जाएगी, तो आप नीचे आ जाएंगे। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस खेल के माध्यम से कि हमें मृदा की सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए और मृदा किससे हमारी खराब हो रही है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने इसमें शपथ भी दी है कि ऑर्गेनिक, ये हम मृदा स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से हम इसमें शपथ ले, ये 4 पॉइंट हैं शपथ के, कि जैसे कि मैं प्राकृतिक या जैविक फसलों से मानव को आरोग्य प्रदान करूंगा। सेकंड पॉइंट है कि मैं पारिस्थितिक संतुलन से जलवायु परिवर्तन में स्थिरता लाऊंगा। मैं मृदा के प्रति अपने समाज में जागृति लाऊंगा और मैं समय समय पर खेत की मृदा का परीक्षण करवाऊंगा। अगर किसान भाई इन माध्यमों से इन चीजों को समझे कि मृदा का स्वास्थ्य ही मानव स्वास्थ्य है और मानव स्वास्थ्य ही पर्यावरण स्वास्थ्य है, तो उससे ये होगा। और साथ साथ में हमने कई जगह पर, अभी तो काफी संख्या इसमें बढ़ गई है, कई जगह पर हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, किसानों के साथ इसमें समग्र चर्चा भी करी है, जिसकी हमने शुरुआत सर्वप्रथम योगाहार किसान संगोष्ठी नर्मदापुरम में की थी, जिसमें हमारी काफी चर्चा हुई। हरिद्वार में हमने जो सोइल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम हमारे यहाँ पर चलता है, तो हम जब भी सोइल हेल्थ कार्ड गाँव में बांटने जाते हैं तो वहां पर हम इसके बारे में किसानों से चर्चा करते हैं। साथ साथ में सहारनपुर में जो मॉडर्न विलेज है या मॉडर्न ग्राम पंचायत है थरोली, वहां पर भी हमने प्रधान श्रीमती रीटा चौधरी और इनके पति हैं प्रधान पति श्री संदीप चौधरी जी, उनके साथ भी किसानों के साथ समग्र रूप से इसमें चर्चा करी है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स किसानों का आ रहा है कि मृदा के स्वास्थ्य के प्रति, हमें तो अभी तक यही पता है कि अगर हमने गेहूं लगा लिया या गन्ना लगा लिया तो हमने इतना किलो डीएपी डालना है, इतना किलो यूरिया डालना है और ये वाली दवाई का स्प्रे करना है और ऐसे से ये सारी चीजें करनी है। मगर जो मुख्य बात है कि जमीन में बैक्टीरिया की स्थिति क्या है, जमीन में केंचुओं की स्थिति क्या है, कौन से खेत के किस हिस्से में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी अधिक है, कौन से हिस्से में न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो हमें इसके माध्यम से काफी अच्छे से पता चलता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जिससे कि हम मृदा के समग्र मूल्यांकन के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सभी तरुण को। ओम। जी, धन्यवाद तरुण, और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। और ये जो कार्यक्रम रहा, हमारे सीखने सिखाने की जो हमारी कड़ी चल रही है इस योगाहार में, हमने इस विषय पर पहले भी बातचीत की है किसानों से और उनसे चर्चा भी की है। उनके साथ उन्होंने अपने स्तर पर भी इसमें आगे इसको समझाने का प्रयास किया है जहाँ जहाँ भी संभव हुआ है, और हमें बड़े उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। लेकिन हम अभी नहीं रुक रहे हैं, और ये जितने भी मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं ये रेफरेंस्ड मेथड्स हैं। ये मेथड्स मैंने जब कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे, ये सारे तरीकों के ऊपर हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसकी उपयोगिता हमारी कभी भी नहीं रही। तो जब ये बायोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर मैं प्रशिक्षण के लिए गया था, तब मुझे एहसास हुआ कि हमें इसको, मृदा को, जब तक कि हम समग्र रूप से नहीं देखते हैं तब तक कि हम इसको एक पूरा जस्टिस नहीं कर पाते हैं सारे
काम में। तो इस विषय पर अब हम आगे चर्चा भी करेंगे और सबके प्रश्न और सुझाव भी लेना चाहेंगे। और मैं आज हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं जब ये मृदा स्वास्थ्य का कार्यक्रम हमने हरिद्वार जिले में शुरुआत की थी, तो मैंने 2 लोगों से बातचीत की। एक आज दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सुरेश और हरिराज। इनके साथ हमने चर्चा की इस कार्यक्रम के लिए हमें क्या करना चाहिए। बड़ी विस्तार से चर्चा हुई, तो बहुत सुंदर आप लोगों का मार्गदर्शन रहा इस कार्यक्रम के, मृदा स्वास्थ्य के कार्यक्रम में। और उसी से करते हुए हमने जब कुछ गाँव को हमने सैचुरेट किया सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से, तो हमने वहाँ के सॉइल मैप्स जनरेट किए, जो कि इस डेटा के आधार पर जनरेट हुआ। और उसमें हमने न्यूट्रिएंट को अलग-अलग कर दिया था, मतलब एनपीके, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच को, और उसको बड़े से चार्ट में बना करके जब भी सॉइल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको हमारी टीम जा करके उनको गाँव को दिखाती है और प्रश्न करती है कि आपके ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? तो ये जो समझ हमारी विकसित हुई कि हम मृदा को न केवल व्यक्तिगत लेवल पर बल्कि एक सामुदायिक लेवल पर भी एक समझाने का अगर प्रयास करेंगे, तो हमें कोई ना कोई तो ऐसा आदमी मिलेगा जो गाँव का प्रधान है, जो कि इसके बारे में रुचि रखता हो और अपने गाँव का विकास करना चाहता हो। तो ऐसा भी हमने जो कार्य किया है, उसके लिए बहुत अच्छा अनुभव हमारा रहा। और साथ ही फिर हमने क्या किया कि हमने, क्योंकि हम जैविक खेती के ऊपर हम विशेष रूप से काम कर रहे थे कुछ वर्षों से, तो हमने उसको लगा कि ये जो हमारे सीखने का और सिखाने का तरीका है, किसान को जो के परिप्रेक्ष्य से जब हमने सोचना शुरू किया, तो हमने ये सांप सीढ़ी के खेल विकसित किए। तो ये जो आज मृदा स्वास्थ्य का खेल है, ये इस कड़ी में 5वां खेल है। और उससे पहले हमने जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर, जैविक प्रमाणीकरण के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर इस तरह से खेल विकसित किए हैं। और इसके आधार पर चर्चा जब करना शुरू किया है, तो ऐसा लगता है कि इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि हम किसान के साथ एक सहयोगी के रूप में, एक सहभागी के रूप में जब हम चर्चा करते हैं, तो उसको हमें फिर सही रिस्पॉन्स मिल पाते हैं किसानों से। और हम भी अपने क्रियाकलापों को उसी के अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको हम आगे प्रचारित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे हो सकता है कि सफलता हमें ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई दे, अच्छी तरह से मिले। तो इसी तरह से आज हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ मैंने अनुरोध किया था, हमारे साथ डॉक्टर विनय मेहरोत्रा भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत है, ये भोपाल से हैं। और हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, उनके साथ भी इनका हम संवाद आने वाले दिनों पर करने वाले हैं। और साथ ही और भी एक साथी हमारे साथ जुड़े थे, संजय नैथानी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका भी स्वागत है संजय जी। आपके भी बहुत इस क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं वृहद रूप से पूरे भारतवर्ष में। तो आपका सभी का स्वागत। और हमारे योगाहार में नियमित रूप से जुड़ने वाले हमारे बहुत सारे साथी, सभी का आज इस मंच में स्वागत है। और इस विषय पर हमारे जो प्रश्न हैं या हमारे सुझाव हैं, मेरा अनुरोध है कि अभी रमेशन मेहरा जी ने भी अपने हाथ हैंड रेस किया हुआ था, तो हम इस विषय पर मैं श्री रमेशन मेहरा जी को ही, जो नर्मदापुरम में एक किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं, और उन्होंने हमारी सांप सीढ़ी का भी उपयोग महिलाओं के साथ अलग से किया भी था। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा रमेशन मेहरा जी से, कृपया कर आप अपने अनुभव साझा करें। आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। जी जी ओम, सदन को नमन। योग की कक्षा बहुत अच्छी रही और जो हमारे मृदा स्वास्थ्य पर जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। जब आप नर्मदापुरम आए थे तब हम लोगों ने एक तो जो धरती का डॉक्टर किट का उपयोग आदरणीय तीखड़ में जो है वर्मा जी के फार्म खेत पर किया था और वहाँ पर उसके रिजल्ट देखे थे। दूसरी बार पुनः पटेल साहब जब अपनी मिट्टी लेकर के आए तो हमने शरद वर्मा जी के यहाँ पर इसको करने का प्रयास किया, पर किसी कारण वो नहीं हो पाया था। पर बाद में आदरणीय हमारे ML गौर साहब ने
उसको कर लिया था। तो इस तरह से हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और मिट्टियाँ इकट्ठी करके इसका प्रयास भी कर रहे हैं। फिर सांप सीढ़ी वाला जो काम था, वो मैंने जब मैं महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा था तो उस समय उनसे सांप सीढ़ी के माध्यम से काफ़ी रुचिकर बात हुई। उनको एहसास भी हुआ कि न हमारे हाथ से कहीं गलती हो रही है, और ये तो सारे किसान मान रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो कठोर से कठोर होते जा रही है। पहले जहाँ बक्खर से खेती होती थी, जब हमने उन्हें एहसास कराया कि आज से 70 साल पहले हम बक्खर से कर रहे थे, 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आया, 45 का आया, और अब 55 और 65 के ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो आगे जाके और 10 साल बाद आप सोचो कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हमें लगेंगे। तो इस तरह एहसास तो हो रहा है, और परंतु अब इसको सुधारने की प्रक्रिया में हम कैसे जाएं। सब अभी बहुत सारे चर्चा हमने अभी केवल इस पे की कि हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, बायोलॉजिकल हो रहा है, भौतिक हो रहा है, और केमिकल भी हो रहा है, क्योंकि केमिकल का उपयोग। परंतु अब इसे जब हम सुधारने की बात करते हैं, तो पहले मैंने एक बार इस पर भी अपने सदन से पूछा था कि हम पहले तो इसका नाम क्या करें। तो मैंने आदरणीय दिनेश सान्याल जी से जब ये बात की, तो कहा कि भाई ये मिट्टी को हम क्या कहेंगे। तो उन्होंने जो आज हमारी जो चर्चा हो रही मृदा, यही शब्द उन्होंने दिया कि मृदा जो है ये खेत की मिट्टी है, इसको हम मृदा कहेंगे। तो अब मृदा संवर्धन, बात है कि मृदा को मृदा स्वास्थ्य संवर्धन या मृदा संवर्धन, दो शब्द पे हम बात करेंगे। और इसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती है, जो कि बायोलॉजिकल भी हो, केमिकल भी हो, या फ्री केमिकल हो, या फिर जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हम खादों का उपयोग करते हैं, गोबर जैसे जैविक में जो हम करते हैं, जीवामृत, घनामृत, या इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकता है। इस पर सदन में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि समस्या तो सबको अवगत है, समस्या लोग महसूस भी कर रहे हैं, पर अब उन विधियों की तरफ हमको जाना चाहिए कि वो विधि कौन कौन सी हो। तो मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं कि उन विधियों पर भी चर्चा हो। जी ओम। जी धन्यवाद रमेशन मेहरा जी, बहुत बहुत बढ़िया आपका उद्बोधन और सुझाव रहते हैं। मैं सीधे हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुरेश और हरिराज, आपको ही मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप में से जो भी पहले आना चाहें, आप अपनी बात, आपके ऑब्जर्वेशंस, आपके सुझाव क्या हैं, आपने जो सुना, कृपया करके मैं डॉक्टर सुरेश से ही पूछना चाहता हूं सबसे पहले, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, ये अपनी बात कहें। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस माध्यम से जोड़ने के लिए, और आज की पूरी जो है चर्चा में जुड़ने का अवसर मिला और सभी चीज़ों को समझने का। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पतंजलि ग्रुप में सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि एक अच्छा, एक ऐसा कार्य जो कि मतलब कि मृदा के हम लोग जो है मिट्टी को मिट्टी की तरह समझते हैं, उससे आप बाहर निकल करके मिट्टी को या मृदा को किसानों को एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में समझाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य सबसे, हम जैसे हमारा स्वास्थ्य वैसे मृदा स्वास्थ्य काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, हमारे स्वास्थ्य के से जुड़ा हुआ विषय है। तो मृदा स्वास्थ्य के ऊपर इतनी बारीकी से फार्मर्स लेवल पर या वहाँ पर उसको जोड़ने का प्रयास, विज्ञान को मृदा विज्ञान को किसानों की समझ उनके पास ले जाने का जो ये आपने कार्य कर रहे हैं। और इसमें मैंने देखा कि जो सांप सीढ़ी का खेल है, वो जो है एक सांप सीढ़ी के खेल से हमें पता चल रहा है कि किसानों को इसके प्रति जो है उनका झुकाव और वो उनकी समझ बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छा मुझे लगा। और इसमें मैं जो है एक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम
ये भी उसमें इंक्लूड करें कि हम किसानों को ये भी समझा सकें कि जो खेत में जो हम अनाज या जो फसल प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से केवल जो ग्रेन्स हैं या जो अन्न है, उस पे ही हमारा अधिकार है। और अन्न के अलावा जो अन्य हिस्सा है, जैसे कि आपका उसका प्लांट का अदर पार्ट्स जो हैं, वो जो है वो खेत का हिस्सा है। वो खेत को वापस मिलना चाहिए, हमारा उसके ऊपर हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अगर हम ये कह सकें कि भई अगर हम जो है वो खेत को हमें वापस करना है, जो रेसिड्यू है या उसकी जो है अन्न के अलावा जो अन्य पार्ट हैं, तो खेत भी भूखा नहीं रहेगा। नहीं तो खेत भूखा रहेगा तो हमें भी आप देखिए कि हम जिस खेत से हम अन्न ले रहे हैं और उस खेत को हम भूखा रख रहे हैं। तो इससे जो है हम ये खेत के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं या ये हमें हमें ये इस चीज़ को समझना चाहिए। तो शायद जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है कह रहे हैं मृदा जीवाश्म जो कि इसके अंदर बढ़ता जाएगा को बढ़ाने का एक प्रयास है, क्योंकि मृदा जीवाश्म ही ऑर्गेनिक कार्बन ही केवल जो है सबसे उपयोगी है मृदा के लिए। और मृदा की संपूर्ण साइकिल जो है, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, जो कि बैक्टीरिया एंड अदर जो है अर्थवर्म और उस केचुए उन सब की जो है जीवन प्रक्रिया है, सबके पीछे जो मूल स्रोत है और ऑर्गेनिक कार्बन है। मृदा जीवाश्म है। और मृदा जीवाश्म की उपलब्धता कैसे बढ़े, ये हम केवल जो है उसको वापस करके मृदा जो फसल का अन्न ग्रेन्स को लेकर के अन्न को लेकर के वो हमारा उस पर हमारा अधिकार है, लेकिन शेष पर हमारे खेत का खुद का अधिकार है, उसको हमें वापस रख करना पड़ेगा। तो एक तो ये बात समझ में आई मेरे। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मृदा स्वास्थ्य की जो है के लिए आपने किट बनाया या वो जो रेटिंग स्कोर के थ्रू जो काम किया है जिससे कि किसान भाई अपना देख सकते हैं। उसमें एक ही चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा जो भी हम किट बनाते हैं उसका समय-समय पर या अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर उसको जो है हमेशा मॉडिफाई भी करते रहने की आवश्यकता होती है। तो एक किट बनाए लेकिन इसका प्रोसेस चलता रहना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि जो एरिड रीजन्स हैं, शुष्क क्षेत्र हैं और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं या आपका हरिद्वार और इस तरह का क्षेत्र है, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से भी ये मृदा जो क्वालिटी गुणता है या उसके पैरामीटर्स हैं, उसको वो परिवर्तित होते हैं थोड़ा-सा, उसकी रेटिंग्स चेंज होती है, तो उस रेटिंग को भी हम लगातार अपने जो है जो वर्जन है जो आप गुणता या क्वालिटी को एसेस करने के लिए उसको भी हम मॉडिफाई कर सकें या मेथोडोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकें। इसी के साथ मैं अपने इस सुझाव के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो भी धन्यवाद। प्रयास चल रहा है वो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू, धन्यवाद सुरेश जी। और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उसको हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसीलिए हमने यह प्रश्न भी उठाया था। हमारे साथ इसमें डॉक्टर वीएस मेहरोत्रा भी जुड़े हुए हैं और शायद उनको अब आगे ऑफिस की तरफ भी जाना है। तो अगर वो मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर मेहरोत्रा, तो आपको इस विधि और इसकी प्रासंगिकता किसानों की ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की ट्रेनिंग प्रशिक्षण में क्या उपयोगिता लगती है? प्रैक्टिकली इसको कितना इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? इस पर अगर आप विचार देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरिओम एंड सुप्रभात सभी को। धन्यवाद प्रिय पवन जी, आपने जो मुझे इस बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम में जुड़ने का मौका दिया। मैं बहुत ध्यान से सारी बातें सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद कि बहुत सी जानकारी आप जो है प्रयास कर रहे हैं देने के लिए किसानों को, और पतंजलि का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह के प्रयासों से ही हम जो है जिस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि
जैसा कि हमें सभी को विदित है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंडिया भी उसमें सिग्नेटरी है यूएन के, उसको हमें अचीव करना है, जिसमें हमें पॉवर्टी एलिवेशन की सबसे बड़ी जो है चुनौती है। और ये तभी हो सकता है जब हम कृषि के ऊपर ध्यान दें, और इसमें जो भी हम कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं, उसमें सभी किसानों के सहयोग से ही कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम अगर शिक्षा की बात करें तो टीचर का जो सबसे बड़ा शिक्षक एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों को शिक्षा देने में, उसी तरह किसान भी उसका एक टीचर है। जो ज़मीन है जिससे हम सारी खेती करते हैं और उससे जो अनाज लेते हैं। मेहरा साहब ने जो बात कही थी, मैं सुन रहा था कि हम रीज़न्स तो बहुत जानते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, और सॉइल टेस्टिंग के बाद क्या करना है, ये इसके ऊपर हमें ज़्यादा विचार करना होगा। तो कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हमें सामने लेके आने होंगे जहाँ पे लोगों ने गुड प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं, उसके द्वारा जो है बदलाव किया है। जैसे अगर हम बात करें, मेघालय में हम लोग ने एक रूरल सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए हैं। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें वो हर तरह के जानवर जो है उन्होंने पाल रखे हैं। जैसे बात करें हम, बी कीपिंग है, पोल्ट्री है, रैबिट्री है, पिगरी है, नर्सरी है, वर्मी कंपोस्टिंग है, इवन बत्तख भी रखे हुए हैं वो उस फार्म में। तो गाय भैंसे तो हैं ही सारी, जो जो भी जानवर जो हम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें खाद चाहिए तो हम दूसरे पे निर्भर रह के नहीं कर सकते। हमें अपने ही फार्म पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, जिससे कि हम जो है जो बात हो रही थी कार्बन सप्लीमेंट करने की सॉइल में, वो हम दे पाएंगे। जैसे अगर हम फैक्ट्री कल्चर को प्रमोट करते रहेंगे, जिस तरह से अगर हम दूसरे पे निर्भर हैं चीज़ों के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कभी भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर पाएंगे। जो गांधी जी ने भी कहा था कि हमें हेड, हार्ट और हैंड को लिंक करना होगा। जो बेसिक एजुकेशन की बात कही थी, नई तालीम जिसमें कहा गया था कि हर हाथ को काम हमें देना होगा। और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि सबका हाथ सबका विकास। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब हम हर लैंड को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएं, और जहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कॉन्सेप्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करें। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, और आप सभी को मेरा अभिनंदन और धन्यवाद। पवन जी, एक बार और आपको जी इस कार्यक्रम में जुड़वाने के लिए जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग कॉन्सेप्ट में इस मंच पर हमारे बहुत सारे किसान पूरे देश से आकर के उन्होंने अपने मॉडल्स दिखाए हैं। उसमें आपके मध्य प्रदेश के भी किसान हैं। आने वाले समय पर मैं आपको उन किसानों से भी जोड़ूंगा, और आप भविष्य में भी जब भी आपको अवसर मिले तो इस मंच पर हमारा जो दैनिक योगाहार कार्यक्रम है उसमें भी आप जुड़िए। तो हमारे किसानों ने कई बार अपने खेतों से ही वीडियो कॉल करते हुए दिखाया कि कैसे वो इंटीग्रेटेड खेती कर रहे हैं, कैसे उनको उससे लाभ हो रहा है। यहाँ तक कि उसकी कितना लाभ मिला पैसे के रूप में भी उन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भी बता रखा है पहले भी। तो हम बिल्कुल एक दूसरे से, और मेघालय के जो अनुभव है उसका भी आप कभी लिंक कराएंगे तो उन किसान से ही अगर हम सीधे वेबिनार के माध्यम से जुड़ते हैं तो हम बहुत सारे हमारे किसानों को इससे प्रेरणा मिलती है। हम इसको आपको आगे भी इस तरह से कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं आगे हमारे एक और साथी हैं संजय नथानी जी। उनका भी बहुत अनुभव रहा है। पूरे देश के किसानों के साथ उन्होंने कई सारे उसमें सेक्टर्स में, कंपनीज में काम किया है। अगर उनको मेरी आवाज आ रही है, बात पहुंच रही है, तो कृपया आज की जो हमारा विषय है उसके ऊपर उनकी क्या टिप्पणी है, क्या सुझाव है, उसके ऊपर वो अपनी बात कहें और फिर हम आगे चलेंगे। जी संजय।
नमस्कार पवन, और नमस्कार सभी साथियों को। और पवन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया आज इस चर्चा से जुड़ने का, और भविष्य में भी मेरा प्रयास रहेगा जुड़ा रहूं। आज का विषय जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे ये इसलिए और प्रभावी लगा क्योंकि जब मैं पढ़ता था, मैं शायद उस समय 10वीं कक्षा में था, तब मुझे महर्षि महेश योगी जी के विचार सुनने और समझने का मौका मिला। तो उन्होंने एक बात कही थी, मतलब क्योंकि महेश योगी जी यूएस में थे, तो उन्होंने एक अंग्रेजी में सूक्त दिया था, हेल्थ इज होलनेस। हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो स्वास्थ्य संपूर्णता है। और जिस तरह से आप संपूर्ण स्वास्थ्य को लेके चल रहे हैं, मृदा के, मतलब ये हर चीज पे लागू होता है, जो भी जैव है, जीवित है, उसका स्वास्थ्य संपूर्णता पर आधारित होना चाहिए। प्रायः हम क्या करते हैं, एक पक्ष पर फोकस करते हैं, एक बिंदु पर ध्यान देते हैं, चाहे वो केमिकल हो, कुछ लोग जो है बिल्कुल एक्सट्रीम में बायोलॉजिकल पे चले जाते हैं, फिजिकल तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो आप लोग जिस तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य को लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण लगी मेरे को, वो सुरेश भाई ने जो बात कही कि खेत का हिस्सा खेत को मिलना चाहिए। आज से ज्यादा नहीं, 60-70 साल पहले क्या होता था, लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन था। तो जो अवशेष होते थे वो वापस खेत में चले जाते थे। आज क्या हो रहा है, आपने ट्रकों में सब्जी ला दी, वो दिल्ली बंबई जैसे महानगरों में आ गई। अब इससे दो परेशानियां हो गई हैं। एक, जो हिस्सा खेत का खेत को जाना था वो नहीं जा रहा है, और दूसरा, इन शहरों के बाहर जो है बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इकट्ठा हो रहे हैं। और परेशानी क्या हो रही है कि ये कूड़ा केवल जैविक नहीं है, इसमें फिर पॉलीथीन आ जाता है, इसमें फिर केमिकल्स आ जाते हैं, इसमें और चीजें आ जाती है, हैवी मेटल्स आ जाते हैं। तो इसका निष्पादन करना भी एक समस्या, एक चुनौती हो गई है। भारत सरकार जो है इस विषय पर काम कर रही है कि कैसे इन महानगरों में आने वाली ऑर्गेनिक वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और वो आज की तारीख में बड़े बड़े रासायनिक उर्वरक बनाने वाले कॉरपोरेट्स को पर दबाव डाल रही है। उन्हें कह रही है कि आप रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का भी प्रयोग करें और इसको भी बढ़ावा दें। तो ये एक चुनौती है, और हमारे को अपने जो मृदा स्वास्थ्य में ऑर्गेनिक कार्बन है, एक छोटी सी बात और कहूंगा, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 3 चीजें देखते हैं, आपकी नब्ज देखते हैं, आपका टेम्परेचर देखते हैं, और आपका बीपी नापते हैं। इसी तरह से हम जब सॉइल टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं तो पहले 3 चीजें देखते हैं, मृदा का पीएच मान कितना है, क्या वो अम्लीय है या क्षारीय है, मृदा का ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, वो देखते हैं। और तीसरी चीज जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कि मृदा की लवणता कितनी है, उसमें कितना लवण है। तो अगर हम समग्र रूप से इन चीजों को देखेंगे तो निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी होगा। और आपकी ये पहल, आपका सांप सीढ़ी का गेम, सब बहुत ही अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज जुड़ के कि एक प्रोफेशनल तरीके से जो पतंजलि योग पीठ काम कर रहा है इस क्षेत्र में, ये निश्चित रूप से सराहनीय है, और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, बहुत सुंदर आपके सुझाव, विचार। हम जरूर
जो चीजें हैं इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब मैं आगे चलते हुए हरिराज जी लास्ट में, क्योंकि उसके बाद फिर हम बाकी हमारे जो किसान हैं उनकी भी टिप्पणी लेंगे और भी लोगों की टिप्पणी लेंगे। तो हरिराज जी, आपके सुझाव और विचार प्लीज। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल हेलो। बिल्कुल, आ रही। सभी प्रतिभागियों को मेरा प्रणाम और विशेष प्रणाम पवन सर आपको, सुरेश सर को और नैथानी सर को। कॉलेज से निकलने के बाद नैथानी सर की आज आवाज सुनी, वही आवाज है, वही कड़क आवाज, वो एग्रीकल्चर सोसाइटी वाली आवाज में वही करारापन है आज भी। अच्छा लगा सुन के। अब आते हैं विषय पे। जब हम अपने महाविद्यालय में घुसते थे तो उल्टी हाथ की तरफ पहला विभाग पढ़ता था, मृदा विभाग। तो अक्सर वो मृदा की जगह मुर्दा पढ़ लिया जाता था और बड़ा ही कई बार हास्यास्पद सा भी लगता था। पर संभवतः ये जो मुहिम छेड़ी है पतंजलि ने, इससे उसका थोड़ा सा मुर्दापन को जीवित किया गया है। और कालांतर में देखे तो उसे मुर्दा भी हम ही नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें हमने इतने केमिकल, और जैसे अभी वहाँ नर्मदापुरम से भी बोला गया कि मिट्टी का को इतना ठोस बना दिया उसमें मैकेनिकल पावर यूज करके, तो उसको हमें वापस जीवित रूप में लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये जो पूरा कार्य है, और वो भी उस स्तर पे जाके कि जहाँ पर हम, एक अंग्रेजी का शब्द है, हम अनलर्न कर रहे हैं, डीलर्न कर रहे हैं, और किसान के स्तर पे जाके उस सोच को बना के लेके चल रहे हैं। ये सोच वो वाली नहीं है कि ऊपर से हमने कोई बात थोपनी शुरू करी और नीचे तक थोपते चले गए, नहीं। ये बात वहां से उठ के आ रही है जहाँ से नीचे से किसान उस चीज को समझ सकें और वहां तक वो बात जा सके। और वो एक बात कहते हैं ना अति की बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि अब इस पे बात चल गई है और पतंजलि का अपना एक वृहत नेटवर्क है और उसके माध्यम से ये बहुत दूर तलक जाएगी, ये पक्का विश्वास है हम लोगों का, जो खासकर थोड़ा सा मिट्टी के प्रति अपनी चेतना बनाए रखे हुए हैं या संवेदना रखते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैंने ये स्क्रीन पे ही खोल लिया, हमारा मृदा स्वास्थ्य सीढ़ी पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। एक तो कल मैं पवन सर से बात कर रहा था, तो ये मृदा थोड़ा क्लिष्ट शब्द हो जाएगा, तो हम इसको जगह मिट्टी बोलेंगे तो आम जन भाषा की बात होगी। तो मिट्टी पे मिट्टी कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं उस शब्द को। और सुरेश सर ने वो जो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फसल के जो अवशेष हैं वो खेत में ही हों, तो ये भी यहाँ दर्शाया गया है 26 नंबर पे सीढ़ियों में, और 26 से सीधे आप 49 पे पहुंच जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको समझाया गया है इस मृदा स्वास्थ्य वाले सांप सीढ़ी के खेल में, कि यदि आप 26 नंबर पे पहुंचे और आपने फसलों को, अवशेषों को सब कुछ विघटित वहीं किया, तो आपने बहुत बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे उसको, एहसान कर दिया, या कहिए उसके पास कृपा कर दी मिट्टी के ऊपर, कि आप सीधे पहुंच गए 49 वाले पायदान पे। पर यहीं इसी बीच में मैं ये देखता हूँ कि 6 नंबर पे प्रतिदिन खेत भ्रमण एवं अवलोकन, एक तो ये सफेद रंग में है, मेरे हिसाब से हरे में और हरा होना चाहिए। और अगर ये 6 नंबर पे आप प्रतिदिन खेत भ्रमण एवं अवलोकन करने जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपने आधी विजय तो हासिल कर ली। तो यहाँ से एक सीढ़ी हमें ले जानी पड़ेगी कम से कम, नहीं तो 25-30 तक। कारण क्या है कि खेत से रिश्ते से टूट गए हैं, और रिश्ते ऐसे टूटे हैं कि बस वो आपने बीज डाला, पानी लगाया, रासायनिक खाद डाला और अपना वापस हो लिए वहाँ से, या जहरीले आपने कीटनाशक डाले, अब 1 हफ्ते तक आप खेत में जा ही नहीं सकते हैं उसके बाद। तो ये जो हमारा एक रिश्ता था, अब वो जो इसको मैं इंसानी रिश्ते से भी कई बार जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जब आप कभी बचपन याद करें तो आप उठ नहीं रहे होते थे, आपकी माँ धीरे से आपके सिर पे हाथ फेरती थी और आपको जगाती थी स्नेह के साथ। तो स्नेह और अपनापन ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप अपने गौशाला में जाते हैं, आप आपका कुत्ता पाला हुआ है या कोई और पेट पालतू जानवर है, उसके पास जाते हैं, वो आशा भरी निगाहों से आपको देखता है, आप उसके सिर पे हाथ फेर देते हैं और वो कितना खुश होता है ना। तो ये सारी चीज़ें पुराने समय में तो यहाँ तक कहा गया कि जब आप गाय को बहुत प्रेम के साथ रखते थे और उसके
दुलारते थे तो वो दूध अपने आप ही छोड़ देती थी, और आप अब बाल्टी लगाइए और आहिस्ता से आसानी से दूध निकाल लीजिए। तो ये स्नेह हमें जो है अपने बाग बगीचों पे, खेतों और खलिहानों में भी दिखाना पड़ेगा वापस से। रोज जाएं, भ्रमण करें। मुझे आज भी याद है बचपन की, जब मैं गांव में रहता था तो मेरे दादाजी मुझे जबरदस्ती करके भी ले जाते थे खेत पे रोज सुबह, और शौच का भी समय होता था और घूमने का समय भी होता था, और अपने खेतों से बात करने का भी समय होता था। और बाध्यता उसमें होती थी कि अगर हम शौच करें तो अपने ही खेतों में करें। मतलब बहुत छोटी सी बात थी, पर उसके मायने बहुत बड़े थे कि आप अपने खेत में जा रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं पौधे, और आपको महसूस कर रहे हैं, है ना, वो आप उनको स्नेह दे रहे हैं, और वो आपको वो अन्न रूपी वरदान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समग्रता से देखनी पड़ेंगी और उसको आगे तक ले जाना पड़ेगा। इसमें और भी बहुत सारे विचार हैं जो मैं कालांतर में साझा करना चाहूँगा, अभी समय की बाध्यता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को एक चेतना के स्तर पे भी सोचना पड़ेगा। परीक्षण जैसे मुझे आज भी याद है, सुरेश सर ने मुझे एक बार एक पुस्तक दी थी, उसमें बहुत अच्छा विवरण था इस बात को लेके कि हम अपनी मिट्टी को आंखों से कैसे जांचें, देखने से, है ना, हम उसको सूंघने से कैसे जांचें, है ना। हमने महसूस वाला तो कर लिया, रिबन वाला टेस्ट, पर हमने आंखों से क्या जांचा, हमने सूंघने से क्या जांचा, है ना। हमने उसके साथ उगड़ू बैठ के उसको देख के, उसका एक अवलोकन करके आपने क्या उसमें से परीक्षण पाया, है ना। आपने आसपास के जंगलों से क्या सीखा अपनी मिट्टी के बारे में, कि जंगल आपकी मिट्टी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आप नहीं जानते ना, आप कितना गहरा गड्ढा खोद लेंगे, आपको तो वो दरख्त बता देगा कि उस मिट्टी में कितनी जान है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इन चीजों को मैं पवन सर से बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी मेरे जैसे व्यक्ति की कहीं फील्ड में जरूरत हो तो हम लोग अवश्य आ सकते हैं, मैं उसके लिए आऊँगा। और लोगों के साथ देखिए, बातें होनी बहुत जरूरी है, चर्चाएं होनी बहुत जरूरी हैं। और अंत में एक चीज और कहूँगा कि ये सारा जो कार्य हो रहा है, ये एक और दिशा की तरफ ले जा रहा है। ये दो स्तर पे, एक तो स्कूली स्तर पे इसको, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो जारी करी गई निशंक जी द्वारा, तो उसमें हम इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, उस कुरिकुलम और उस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों तक ले जा सकते हैं। और दूसरा, इसको हम ICAR से भी बात कर सकते हैं। कुछ समय बिताया था नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पर इनोवेशन कुछ नहीं है, वही रटंत विद्या है, वही स्लाइड्स हैं, वही पढ़ाने का तरीका है। तो ये जो एक इनोवेटिव अप्रोच है, इसको इंटीग्रेट किया जाए हमारे पहले सेमेस्टर में ही। पहले प्रथम जो सेमेस्टर होता है उसमें एक इंट्रोडक्शन टू सॉइल्स है ना, जिसमें मिट्टी के साथ मिट्टी को साझा किया जाता है नए स्नातकों के साथ। तो क्यों नहीं इसको उसमें जोड़ा जाए। तो अब जब आप उनको वहाँ पर सिखाएंगे बच्चों को, एक जो शुरुआत कर रहे होंगे अपने करियर की, तो वो इस पूरी बात को, वही जो मैंने शुरू में कहा कि बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। इतना ही कहना है मुझे, और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आगे कभी कोई ऐसी फील्ड स्तर पे कोई ऐसी आवश्यकता हो तो मेरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि हम किसानों के साथ ज्यादा बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद हरिराज, बहुत सुंदर आपके विचार। आप देखते हैं नया आयाम हमारे बाकी जो सेंसेस हैं उससे हम मिट्टी हमसे क्या कह रही है, क्या बता रही है, इसके बारे में आपने बहुत सुंदर अपना एक विचार दिया। निश्चित रूप से इसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि कृपया अपने कैमरा को ऑन कर लें, इस बहाने हम एक दूसरे को देख पाएंगे। जो हमारी टीम है वॉलंटियर्स की, वो अपने स्क्रीनशॉट ले लेगी। सो डॉक्टर सुरेश, संजय, डॉक्टर विनय और बाकी हमारे जितने भी साथी हैं, सब लोग मिल करके अपनी एक दूसरे को हम देख लेंगे। और इसी बहाने पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पर कैसे दिख रहा है। क्योंकि बहुत सालों से, जैसा हरिराज ने कहा कि डॉक्टर नेथानी को देखा नहीं, डॉक्टर मेहरोत्रा को भी आप देख रहे होंगे। हाँ, मल्होत्रा जी को तो हम पहली बार ग्रेजुएशन के बाद पहली बार देख रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
तो मेरी टीम से अनुरोध है, रंजना जी और मुन्नीलाल जी कृपया स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये ऐतिहासिक एक क्षण है। हम एक ऐतिहासिक क्षण में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आशा है कि ऐसा ये संवाद हमारा निरंतर जारी रहेगा आने वाले समय पर, और आप लोग जुड़ेंगे इस योगाहार कार्यक्रम में नियमित रूप से जब भी आपको अवसर होगा, और अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी आप बताएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध भी है सभी से। हरिराज एक बार आ गए हैं आपकी जानकारी के लिए, उन्होंने एक बार अपनी बात कही है कुछ समय पहले, और हम शीघ्र ही 1000वें दिन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे अब 928 दिन हो गए हैं पूर्ण, और इसमें कई सारे हमारे साथी आए हैं, कई सारे गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं, करीब 20 पद्मश्री भी आ गए हैं, और कई सारे संस्थाओं के डायरेक्टर और प्रतिनिधि। उन्होंने कृषि को एक समग्र रूप से बताने का प्रयास किया, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे हमारे एंशिएंट कल्चर के बारे में हो, चाहे हमने और चीजों के बारे में चर्चा की। कई बार तो रामायण का भी एक मंचन हमारी एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की टीम ने ऐसे करके भी दिखाया कि वो कैसे मंचन करते हैं, तो ऐसा भी हुआ है। हम आशा करते हैं, और मैं अब आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए मुन्नीलाल जी हमारे जो हैं मध्य प्रदेश के, वो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को करें। मेरी तरफ से इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आपने आज हमें ऐसे महान भावों के दर्शन कराए, और उनको सुन करके हम किसान भाइयों का मन बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि जो हमने सुना है आदरणीय डॉक्टर सुरेश कुमार जी से, और आदरणीय विनय स्वरूप जी मल्होत्रा जी से, और श्री संजय जी से, और श्री हरिराज जी से जो सुना है, जो हम लोग कर रहे थे, हम लोगों को और मनोबल बढ़ा है। जो योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले आदरणीय पवन जी का जन्मदिन था। हमारे किसान भाइयों ने कहा कि आप जो है कहते हैं तो हम पेड़ लगाएंगे जन्मदिन के दिन। इनको नर्मदापुरम में बुलाया गया, और जब नर्मदापुरम में आदरणीय पवन कुमार जी का आगमन हुआ, हमारे सारे किसान जो पतंजलि से इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़े थे, सारे किसान इकट्ठे हो गए, और लगभग 10-15 फोर व्हीलर के साथ किसानों के यहाँ जा जाके उन्होंने कहा मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। तो जिन किसानों के यहाँ गए, उनके यहाँ औषधीय पौधों का रोपण किया। वहां पर प्राकृतिक जैविक खेती से निर्मित अन्न और भोजन पत्ते पर, केले पत्ते पर रख करके भोजन किए गए, जमीन पर बैठ करके किसानों के साथ। इतना अच्छा भव्य दृश्य था, एक किसानों के साथ बैठे। फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुना कि पतंजलि पीठ से आदरणीय पवन कुमार जी आए हैं, जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में जाकर के अनुष्ठान किया, वहां पूजन कराया, और वहां जन्मदिन मनाया, वहां भी पौधारोपण किया। फिर बच्चों के महाविद्यालयों में जानकारी हुई तो सिडनी जिला नर्मदापुरम में है, वहां पर 3 कॉलेज को समय दे पाए। कई कॉलेजों ने अपनी मांग की, तो वहां कॉलेज के बच्चों ने जाकर के सांप सीढ़ी के जब खेल देखा। आज भी हमारे नर्मदापुरम के कई किसान जुड़े हैं। बार बार अन्य कॉलेज वाले भी कह रहे हैं कि हमें सांप सीढ़ी का खेल दिखाइए, और इससे हमारे बच्चों को दिशा मिली है। तो मिट्टी परीक्षण और सांप सीढ़ी का खेल ये बच्चों ने बहुत भाया है, क्योंकि पहले हमको पढ़ाया जाता था, एक खेत हल्का सा दिया जाता था, हम 8 के बच्चे स्कूल के और उस खेती करते थे, मिट्टी में हाथ लगाते थे, उसको बोते थे, और फिर हम आज खेती किसानी स्कूलों से बिल्कुल दूर हो गई है। तो ये पद्धति भी बहुत ऐसे हम शिक्षा मिली है, और आज हमें बहुत खुशी हुई, और आप लोगों से हम किसान भाइयों का बहुत मनोबल बढ़ा है। आप लोग इस योगा कार्यक्रम में पधारे, से मार्गदर्शन करिएगा, हम सब लोग इस और अभियान में आगे बढ़े आप लोगों के सहयोग से। हमारे कुछ किसान भाई कुछ सवाल करना चाहते हैं सदन से, हमारे हैंड रेज किया है नरेंद्र जी ने, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अपने परिचय के साथ अपना सवाल कर सकते हैं हमारे सदन से। ओ नरेंद्र जी तक आवाज आ रही है? मैं आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मिट्टी पे जो चर्चा हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और मिट्टी स्वास्थ्य, अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो आने वाली फसलें स्वस्थ रहेगी, और फसलें स्वस्थ रहेगी तो मानव जाति स्वस्थ रहेगी। ये बहुत बड़ा अहम विषय है, और इस पे पवन सर जी हमेशा बहुत ध्यान देते हैं। हम लोगों को
जब वो नर्मदापुरम आए थे तो हमारे यहाँ मिट्टी पे 2-3 कार्यशाला हुई, और वो कार्यशाला से हम लोगों ने कैसे मिट्टी परीक्षण सीखना है वो सीखा हम लोगों ने, कि कैसे टेस्ट करना, और वो सारी चीजें उन्होंने बताई। और हम लोग धीरे धीरे मिट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे मिट्टी का स्वास्थ्य हम लोगों को पता चल जाए कि हमारे मिट्टी में क्या कमी है, क्या चीजें हो रही हैं। अगर ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं और उस माध्यम से हम अपनी पूर्ति को जैविक तरीके से करते हैं, तो वो हमारे लिए खेती का उत्पादन लेने में अहम भूमिका रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि जो मिट्टी परीक्षण ML गौर साहब ने ट्रेनिंग ली है, और हमारे जो दादू हैं उन्होंने भी इसका ट्रेनिंग लिया है, काफी महिलाओं के ग्रुप में सांप सीढ़ी वाला। इसको में बच्चे लोगों को जब पवन सर आए तो इतनी डिमांड आई मिट्टी के विषय में। अभी मुनीलाल सर आ नहीं पाए हैं, नहीं तो काफी स्कूल और कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर कॉलेज में अपनी जो किट है उसके विषय में बच्चे लोग इच्छुक हैं कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाए। वो अभी इस समय थोड़े चुनाव में लगे हुए हैं, तो उन्हें जैसे भी वो आएंगे तो फिर स्कूलों की क्लास और कॉलेजों की क्लास फिर से हम लोग लेंगे। अभी सिवनी मालवा के 12th के जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो लोग आए थे, उन्होंने सांप सीढ़ी का से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सांप सीढ़ी का चार्ट बना हुआ है उससे बच्चे बहुत इफेक्टेड मतलब हो रहे हैं कि कैसे हम लोगों का श्वास अगर थोड़ा सा भी हम चूकते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सदन में आज जो जानकारी हमें विशिष्ट वैज्ञानिक उनका बहुत आभार है, और इतनी विशिष्ट जानकारी पवन सर ने दिलाई हमें, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। और आपने आपके सहयोग से युगहार का हमने 525वां एक उत्सव भी मनाया था, जिसको परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी ने संबोधित किया था। नर्मदापुरम में एक आयोजन किया गया था और सभी युगहार के सभी सदस्य वहां उपस्थित हुए थे और एक स्वैच्छिक रूप से उपस्थित हुए थे अपने अपने। और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब युगहार कार्यक्रम का उत्सव मनाया गया कि हमने 525 दिन पूर्ण कर लिए हैं, तो कोई किसान जैविक मूंग लाया अंकुरित, कोई किसान चना लाया, कोई किसान कुछ लाया, अपना अपना आहार भोजन जब ला करके हम सब ने बैठ करके वहां नर्मदापुरम में उसको पाया, ग्रहण किया। तो ये किसानों के द्वारा अपना अपना जब जबलपुर से भगवान दास कुशवाहा जी मूंग लाते हैं और अंकुरित करके हम सब किसान भाइयों को खिलाते हैं, ऐसे हमारे जैसे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, विभिन्न किसान अपने अपने उत्पादन लाए और किसानों के वहां एक युगहार उत्सव मनाया गया। उसमें उसको नर्मदापुरम के जिला प्रशासन ने सराहना की और उन्होंने शिक्षा ली कि ऐसा कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से पहली बार मैंने देखा है कि किसानों को प्रशासन और सरकार आमंत्रित करती है, उनको किराया देती है, उनको खर्चा देती है, उनको भोजन देती है। और लेकिन ये कार्यक्रम पतंजलि के द्वारा ऐसा आयोजन किया गया कि किसान स्वयं उसको जो है अपने किराया लगा करके अपना भोजन लेकर के, और हम किसान भाई आपस में बैठ करके खेती किसानी की चर्चा कर रहे हैं, उसका परिणाम भी आया। तो मैं इस युगहार कार्यक्रम में हमारे उपस्थित सदन में अन्य हमारे जो भाई हैं जो सदन में उपस्थित हैं, वो हमारे दिनेश जी सेम्बल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित है, अपना संवाद कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं। जी आदरणीय सदन की सभी आदरणीय सदस्यों को नमन और बहुत ही सुंदर जानकारी आज इस ऑनलाइन सॉइल या मृदा या मिट्टी के कुंभ पर वार्ता की जा रही है। और जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मिट्टी है, क्योंकि हर चीज जब गलती है तो मिट्टी बन जाती है और उसी से जीवन का प्रस्फुटन होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। और उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा सही रहे, इस पे पतंजलि और उससे जुड़े हुए किसान और उससे जुड़े हुए आदरणीय आज के जो अतिथि हैं वो व्याख्यान दे रहे हैं, उन्होंने बात करी है। और जैसे अंत में आज डॉक्टर हरिराज सर ने कहा है कि किस तरह से मिट्टी की स्थिति की गई, उसको मृदा का असल में अर्थ है
जीवन को समेटे हुए और हमने उसे मृत कर दिया। लेकिन जैसे हमारे डॉक्टर संजय सर ने बात रखी है और अन्य महानुभावों ने बात रखी, डॉक्टर सुरेश सर ने बात रखी है, और हमारे जो किसान जो कार्य कर रहे हैं मिलजुल करके जो भी बातें सामने आई हैं, सेशन सामने आए हैं, उसमें हमने बहुत सारे मिट्टी को जीवंत बनाए, यानी मिट्टी को हम जीवन आज एक विडंबना है कि हम ये कह रहे हैं कि हम मिट्टी को जीवन देंगे। वास्तव में मिट्टी ने हमें जीवन दिया है और हमने उसका विध्वंस किया है। लेकिन आज के अतिथियों द्वारा जो सजेशन दिए गए हैं और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च के माध्यम से और साथ में किसानों के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, हम इस मृदा की पारिस्थितिकी को और अपने जीवन को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो लॉ टू रिटर्न की बात कही गई है कि तेरा तुझको अर्पण, धरती से जो आया है कुछ भाग उसको देना जरूरी है। और जब जब ये बात नहीं होती है तो ये सेतुबंध जो है टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है और फिर वही सूखा पना जाता है। तो बहुत अच्छी पहल आज और योगाहार के माध्यम से हो रही है। हम इस पहल को आगे ले जाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी आपका। और हमारे सदन में जैसा हमने कहा है कि कोई भी भाई अपना अगर कोई सवाल करना चाहता है तो हैंड रेज करें, हम उनको आमंत्रित करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को कि वो आए। जी, हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी का हैंड रेज है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, अपना सवाल करें, अपना अनुभव शेयर करें। सर, वैसे तो मैं कृषक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी रूफ पर टेरेस गार्डनिंग करता हूँ और अभी विषय के विशेषज्ञ बहुत लोग हैं, तो उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पर जो मैंने ऊपर बड़ी बड़ी क्यारियां बना रखी हैं और ड्रमों को भी काट के उसमें जो है फलों के पौधे लगा रखे हैं, तो इनकी मिट्टी हमको क्या बदलना आवश्यक है? मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी रेसिड्यू मेरे टेरेस गार्डन से निकलता है वो सब मैं जो है डिकम्पोज कर लेता हूँ। और घर का जो सब्जी का कचरा निकलता है उसके लिए भी मैंने एक पूरा सिस्टम बना रखा है, तो उसका पानी भी मैं उन पेड़ों में देता हूँ। और उसका जो कुछ भी होता है मैं मेरी यहाँ पर करीब 13-14 इंच गहरी क्यारियां बना रखी हैं मैंने छत के ऊपर, और उस पूरी मिट्टी को मैं साल में एक बार निकाल के और जितना भी रेसिड्यू है उसमें नीचे पहले 2 इंच की लेयर मिट्टी की डाल देता हूँ, उसके बाद में रेसिड्यू डाल देता हूँ 3-4 इंच, और उसके बाद में फिर से मिट्टी डाल देता हूँ। गोबर की खाद भी मैं साल में एक बार कम से कम देता हूँ, जो लगभग 33% वॉल्यूम में रहती है। तो क्या मुझे मिट्टी को बदलना चाहिए या मेरी मिट्टी लाइव है? जी, सदन में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ आदरणीय नरेंद्र जी का सवाल करें। मैं इस पर आपको मैं डॉक्टर सुरेश कुमार, इस पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मिट्टी में कुछ हार्मफुल फंगस या कुछ डेवलप हो जाती है जब हम अपने गमले में या अपने छत पे खेती करते हैं। इस मिट्टी को जो आप हर साल जिसको एक प्रोसेस कहते हैं हम लोग, मिट्टी को पलटना चाहिए। जैसे किसान खेत में हल लगाता है तो उसका मेन पर्पज होता है कि मिट्टी जो है पलट दी जाती है और उसमें जो है सूरज की रोशनी, सूरज की किरणों से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसको हम लोग सोलर ट्रीटमेंट बोलते हैं, सॉइल का सोलर ट्रीटमेंट। और ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सॉइल को हेल्दी रखने के लिए। इसीलिए खेतों की जुताई आप बुआई के लिए तो करते ही करते हैं, इसके साथ-साथ सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। तो इसी तरह से आप जो करते हो, मिट्टी को मृत नहीं है, वो मिट्टी सही है, मिट्टी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कार्य करें बस, लेकिन साल में एक बार जो हम लोग कहते हैं मई-जून के महीने में हीटिंग जो है उसकी होनी चाहिए। उससे जो है इस तरह के फंगस या इस तरह के जो हार्मफुल फंगस होते हैं वो खत्म हो जाती है और मिट्टी पुनः स्वस्थ रहती है।
सर और मई जून के और महीने में मिट्टी को खोद कर यदि हम पलटते हैं, मैं पलटता तो हूँ एक बार साल में, लेकिन उसको कितने दिन के लिए धूप में खुला रखना चाहिए? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 1-2 दिन में आपका अच्छी तरह से मिट्टी को पलट करके सूरज की रोशनी से ट्रीटमेंट हो गया, इतना बहुत है। जी सर, जी। और यह हरिराज तो मैं सिंह करता हूँ भी सर। थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। जी प्लीज। सर ऐसा है कि इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। इसको अंग्रेजी में एक शब्द दिया हुआ है, सॉइल सोलराइजेशन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, आ रही है। तो सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। इसमें करना क्या है, आप छत पे ही एक LDP पॉलीथीन बिछा के उस पर अपनी मिट्टी पलट दीजिए और उसको मिट्टी पलट के उसके ऊपर एक और पन्नी ढक दीजिए काले वाली। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर हीट ट्रैप हो जाएगा, जी है ना। जी उसके जी अंदर समझ गर्मी ट्रैप होगी तो उससे क्या है कि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ना वो मर जाएंगे। अगर जी आप हाँ 3-4 दिन भी इस काम को करते हैं तेज गर्मी के समय में, जून जी जुलाई वाली जो गर्मी होती है, तो उससे जी क्या जी है कि एक तरह से वो उसमें जितना भी नेगेटिविटी है स्पोर्स के फॉर्म में वो खत्म हो जाएगी। हालांकि जी हाँ। ये विधि वीड्स को खत्म करने के लिए भी करते हैं, जो हमारे जैसे कहते हैं ना खरपतवार के बीज होते हैं। खरपतवार, हाँ, तो जी हाँ। खरपतवार के बीज भी वो जब ज्यादा गर्म होगा तो ऑब्वियसली वो जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं होगा और वो मर जी जाएगा, है ना। जी एक महत्वपूर्ण बात और है, आपने बीच में बोला आपने टंकियों को काट के, वो प्लास्टिक की टंकी तो नहीं है? प्लास्टिक की आपने है क्या? सर, ड्रम है एक्चुअली। हाँ हाँ, अब समस्या क्या है ना, ये बहुत बारीक सी बात है जी कि अब तो मानव के रक्त में भी जो है प्लास्टिक मिल गया है जी ना। हाँ तो होता क्या है कि जो हम ये प्लास्टिक के कैन लाते हैं ज्यादातर ये ना एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स के कंटेनर्स होते हैं, जी है ना। नंबर 1। नंबर 2, ये जितना भी प्लास्टिक है ये इसमें फैलेट्स होंगे या बाइफिनाइल ए होगा, है ना। तो ये जो और ये सारे कार्सिनोजेनिक, ये मतलब ये सर कैंसर मेरे करते हैं। मेरे सर डांबर के ड्रम है, डांबर के। अच्छा, डामर के ड्रम है, फिर तो ठीक है। मतलब जी मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, नहीं नहीं क्योंकि सर, उसमें प्लास्टिक नहीं। उसमें मेरे हाँ मेरे डांबर वाले जो डांबर का कंटेनर आते हैं, ड्रम वाले बड़े वाले, वो हाँ। हैं। देखिए और सबसे अच्छा तो हमारे जो वो सीमेंट कंक्रीट वाले जो होते हैं ना, हमारे पुरानी पानी की टंकियां टूटी हुई, या बाथ टब हो गए। कबाड़ी बाजार में बाथ टब मिल जाते हैं आपको, चीनी मिट्टी वाले। हाँ, चीनी मिट्टी वाले सिंक मिल मिलते हैं। जाते चीनी मिट्टी वाले सिंक मिल जाते हैं आपको पुराने। जी हाँ जी वो हाँ जी सबसे हाँ अच्छे हैं, क्योंकि जी। डाबर में भी क्या होगा ना कि डाबर में भी रिसाव तो होगा हम्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो जी हाँ मतलब जाने अनजाने फिर वो चीजें आपके भोजन में आ रही हैं, है ना। जी हाँ जी तो अगली बार आप जब भी किसी कबाड़ी बाजार में जाएं तो जी वहां हाँ। से ये चीजें खरीद लाएं, बहुत सस्ते में मिल सर जाती हैं। मैं तो सर खुद बना लूंगा, जो है पूरी सीमेंट की टंकियां बड़ी बड़ी मैं तो बना दूंगा। चलिए, वो तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ, बस यही मैंने तो दो सर चीजें अपने लेनी थी। अपने छत पर जो भी बनाया है सब हम्म। मेरा सेल्फ मेड है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट कुछ भी देखिए, नहीं, सब मैंने खुद किया है। जितना आपने बताया ये आदमी शौक से ही कर सकता है, जिसको इन सब चीजों से स्नेह है। हाँ जबरदस्ती ये काम नहीं हुआ करते। हाँ, तो आपको जबरदस्ती इन नहीं चीजों होती से सर, स्नेह मैं तो है। खुद हाँ, करता तो स्नेह है आपको इससे, तो वो हूँ। आप हाँ स्नेह बनाए रखें। और जी स्नेह से बड़ी चीज कोई नहीं है, स्नेह से जी ही सारा उत्पादन है जी ना। हाँ और उसी से उत्पादकता है जी सर जी। ना। लेबर पे चिल्लाने वाला कोई भी मालिक लेबर से अच्छा काम नहीं ले सकता। हाँ नहीं ये नहीं सर, आधारभूत बात है ना। लेबर से सर मेरा अपना मानना ये है कि जो मेरे दिमाग में है वो मैं पहले लेबर को एक्सप्लेन करूं और फिर उससे एग्जीक्यूट कराऊं। उसके बदले भैया मैं खुद ही क्यों ना कर लूं, मैं दिन में फ्री तो हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना ही मेरी बोलना था वाइफ भी मुझे। कभी कभी कहती है कि किसी आदमी को लगा के क्यों नहीं बनवा लेते हो, तो मैं कहता हूँ भैया मुझे गाने का शौक है, तो गाऊंगा तो मैं हाँ ही। अब गायक जो है किसी गाने वाले को तो रखता नहीं है अपने घर में। जी जी जी, तो बिल्कुल, भैया वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम बहुत गाओ और सुंदर। मैं सुनूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अच्छा सर, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना संवाद करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। उसमें मृदा के संदर्भ में जो 2-3 पहलू आए हैं बाकी चर्चाओं में से, एक तो है कि उसके लिए अवेयरनेस क्रिएशन का काम पतंजलि के पवन जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, चाहे मिट्टी परीक्षण के नए नए तरीके हो या सांप सीढ़ी जैसे खेल हो, तो ये मिट्टी परीक्षण की बात हो जाती है। दूसरा पहलू जो हमारे रमेश चंद्र जी ने
बहुत महत्व का किया है कि भाई डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर दिया, परीक्षण कर दिया, लेकिन उसका चारा क्या है, उसको निकालना, उसको ठीक कैसे करना बीमारी को, ये बीमारी की पहचान करने के लिए ये तो अब अभी बात हो गई, लेकिन उसको दुरुस्त कैसे करना, तो दुरुस्ती के लिए जैसे जीवामृत, घनामृत आदि जो बाकी चीजें है उसका उसमें सम्मिलन करे तो निश्चित रूप से वो एक समग्र बात हो जाएंगी। और तीसरा पहलू मुझे जो आज के वैज्ञानिक सुरेश जी ने जो बोला है, तो निश्चित रूप से कि भाई वो जो ग्रेन्स है या धान्य है, फली है, वो तो हमारा अधिकार है मानव का, लेकिन बाकी का रेसिड्यू जो है वो खेत में जाना चाहिए, ये एक महत्व का बिंदु बोला है। अब बात आती है ये तीनों बातों को हम जोड़े कैसे, या अंतिम बात जो सुरेश जी की आई है कि भाई ये रेसिड्यू वापस अगर खेत में करना है तो अब आज दो विकल्प हमारे सबके सामने रखे गए हैं, सरकार ने भी किए हैं और लोगों ने भी किए हैं कि भाई उसका जो ग्रेन वाला, फली वाला, दाने वाला पार्ट है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, बाकी चारे के लिए, पशुओं के लिए हो, या फिर दूसरे जो पार्टिकल बोर्ड आदि बनाना है, स्ट्रॉ बनाना है, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल करके हो, तो ये उपयोग में भी आ रहे हैं। अब इसको अगर खेती में वापस लाना है तो निश्चित रूप से ये जो बाय प्रोडक्ट्स के माध्यम से किसानों को जो आय मिलती है, वो आय अगर उसको मिलेगी नहीं उसके धान्य के रूप में, तो निश्चित रूप से उसका इनकम कम हो जाएगा। तो उसका इनकम बढ़ाने वाली जो बात, क्योंकि हम सब ये इस मंच पर आए हैं और हम सभी उसी के लिए ये जो फ्री प्रोग्राम में सभी लोग जो अपना योगदान दे रहे हैं कि हम सबके सामने है 5 एकड़ वाला किसान, 5 एकड़ वाला किसान या जो कि देश का 85% है, उसकी स्थिति क्या है, उसको अगर बीमारी पता भी चले तो उसको सुधार करने के लिए उसके पास पैसा लगेगा, वो पैसा उसके पास उसी के उपज में से आएगा, तो उसकी उपज के जो मूल्य है वो मूल्य बढ़ाने पड़ेंगे। मैं सुरेश जी जैसे वैज्ञानिकों को ये बोलूंगा कि आपका विचार बिल्कुल करेक्ट है सर, एक बायोलॉजिकल मेथड से, एग्रीकल्चर मेथड से, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स। अब देश की परिस्थिति ऐसी है कि अर्थशास्त्री अपने तरह से सोचते, कृषि शास्त्री अपने तरह से सोचते, योजनाकार अपने तरह से सोचते, ये तीनों इकट्ठे बैठते ही नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो तो एग्रीकल्चर, मैं खुद प्रोफेसर हूँ सर, इसलिए खुले दिल से बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं कि भाई ये इस तरह से ऐसा ऐसा होता है, उपज होती है, लेकिन इसका भाव निर्धारण करना ये हमारा काम नहीं है, अर्थशास्त्री का है। अर्थशास्त्र वाले बोलते कि भाई हम डिमांड और सप्लाई के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से हम तय करेंगे, हमको बाकी नहीं है। पॉलिसी वाले बोलते हैं कि भाई हमको पूरे देश के लिए, लोगों के लिए काम करना है, सबको खाना भी मिलना चाहिए, सस्ता भी मिलना चाहिए, महंगा भी नहीं बढ़नी चाहिए। ये तीनों के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट होने से और ये इकट्ठे न बैठने से किसान की ये खस्ता हालत है। उसको भी पता है कि बीमारी ये है, ये हमारी जमीन खराब हो रही है, हमको इसमें डालना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इनकम चाहिए, उपज चाहिए, उसको रिटर्न चाहिए, ये इकोनॉमिक रिटर्न उसके पास अगर नहीं आए तो ये होते नहीं। मैं इस माध्यम से सुरेश जी और बाकी वैज्ञानिकों से और जो भी जहां जहां काम करते हैं, जिस मंच पर काम करते हैं, उनको यही अनुरोध करूंगा कि यह जो वैज्ञानिक तथ्य जो है, वैज्ञानिक तथ्यों को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो आर्थिक नीतियां बदलनी पड़ेंगी, जो एमएसपी निर्धारण करने की नीतियां है उसको बदलना पड़ेगा। यह बात अगर उन मंचों तक और सरकार तक अगर पहुंचाई गई तो ही निश्चित रूप से इसका बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आदरणीय गगन पवार साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपना संवाद। तो मिट्टी की वो जो गमले वाली बात चली थी, वो महानुभाव का मैं नाम अभी नहीं, पर वो गमले में जो पेड़ लगाते हैं, तो उन्होंने अगर वो गमले के ऊपर बायोचार भी डाल दिया 1 इंच का लेयर, तो मिट्टी अपने आप जनरेट होती रहती है। मुझे और खेत में भी वही होता है, खरपतवार कम होती है और खर्चा भी कम आता है। ये मैंने अभी मेरे कपास के खेत में किया है ये साल। मैं इतना ही वो बात के ऊपर ही बोलना चाहता था कि वो गमलों में अगर कोई भी 10 इंची का अगर लकड़ी के कोयले का या बायोचार का जो बनाने की विधि मैं पहले से शेयर की है, और वो एक छोटे से ड्रम में अपने घर में भी बन जाती है। तो
इतना किया तो भी वो मिट्टी को उलटफेर करने की कोई जरूरत नहीं रही। जी धन्यवाद पवार साहब, आपने अपना सुझाव दिया और लगभग हमारा समय हो गया है और विषय तो बहुत लंबा है, बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु एक समय की मर्यादा है। 3 घंटे हो गए हैं हमको ये क्लास का संचालन करते हुए। तो मैं आदरणीय पवन सर जी से इजाजत चाहूंगा कि अगर कोई फाइनल कमेंट करें और फिर हम समापन करते हैं। जी आदरणीय पवन कुमार जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आप 2 शब्द सदन में प्रदान करें और फिर हम समापन करते हैं, आभार करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र काफी रुचिकर रहा। हमें असल में बस एक ही चीज कहना था कि हमें मिट्टी को समग्र रूप से देखना चाहिए। हमें मिट्टी को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इसमें कार्बन कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो असल में हमारे किसानों को भी यही बताया जाता है जनरली, अधिकतर वैज्ञानिकों द्वारा, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लेकिन इसके आगे जाके देखना चाहिए जीवन। इसको मिट्टी को जीवन के रूप में देखना चाहिए, जीवित एंटिटी के रूप में देखना चाहिए। तो जब तक हम इसको वस्तु के रूप में देखेंगे तब तक हम इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समग्र रूप से देखें, हम इसको जीवित प्राणी के रूप में देखें, क्योंकि इसमें जीवन है, तभी ये जीवन, अगर ये जीवित रहेगी तभी ये जीवन आपको दे पाएगी। अगर इसमें जीवन नहीं है तो ये जीवन आपको नहीं दे पाएगी। तो इसलिए बस मेरा इतना ही कहना था। बाकी तो हमारे बहुत प्रबुद्ध लोगों ने अपने विचार रखे हैं इसमें, और मैं भी सीखा हूँ कई लोगों से, अपने साथियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। और आदरणीय हमारे डॉक्टर अशोक मल्होत्रा जी मेहता जी अगर इस कार्यक्रम में जुड़े हों तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। उनका हम सब पर स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। वो आए तो 2 शब्द इस बार कार्यक्रम के लिए प्रदान करें। डॉक्टर अशोक मेहता जी। चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्री दिनेश जी ने हैंड रेज किया था, उनका कोई संवाद रह गया है तो सादर आमंत्रित है। और फिर रंजना जी को आमंत्रित करूंगा आभार के लिए। जी दिनेश जी सेमवाल जी। जी दिनेश सेमवाल जी। हाँ जी आदरणीय। वास्तव में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई थी कि अभी मैं कुछ गांवों की यात्रा पे था, और जो श्री नरेंद्र सर की बात थी कि गमलों की मिट्टी को पलटना उसके रख रखाव के लिए, तो मैं ठेठ गांव में था और कोई बुजुर्ग बता रहे थे कि उनका हरियाणा में कोई घर है, यानी उत्तराखंड के पहाड़ी एक किसान जिनका हरियाणा में घर है, वो अपने रूप पे, यानी अपने घर की छत पे इस तरह की गार्डनिंग कुछ गमलों को लेकर कर रहे थे। तो वो अपनी नाती को फोन पे बता रहे थे कि जैसे तुम बचपन में ननिहाल जाते थे वैसे ही मिट्टी के कोणों को समझो, उनको कभी कभी ननिहाल भेजा करो। और हंस रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ क्या जो मामा है, यानी जो सूरज मामा हैं, वो क्या अलग अलग रोशनी से मिट्टी के कणों को नए कपड़े पहनाएंगे। और फिर वो आगे बता रहे थे कि जब मिट्टी को गमलों से पलट करके छत पे या किसी पॉलिथीन में रख करके उसमें थोड़ा जैसे गाय का जो गोबर की खाद है उसको मिला करके फिर गमलों में भर दो, और फिर आप गमलों में भर देंगे तो लगेगा कि मिट्टी के जो कण हैं या इन बच्चों को, क्योंकि वो फिर घर आ गए, ननिहाल से घर आ गए और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आ चुके हैं, और वो खुशी खुशी जो चीज देंगे
वो जो उत्पन्न होगा उसमें, उनके कहने का अर्थ था ये था, बड़ा बच्चा था यानी बेटे को समझा रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों की तरह समझा रहे थे। तो मुझे बड़ी अच्छी वो बात लगी, और आज इस मंच पे आदरणीय सदस्य ने जो बात रखी थी, मैं उसे रिलेट करना चाह रहा था, हालांकि मैं वो बात नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही है। धन्यवाद, प्रणाम। जी सर धन्यवाद। आज मुझे जो है बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, और बाकी सब तो मैं करता था, लेकिन ये बस धूप में रखने वाली जो बात थी, तो ये जरूर जो है मैं केवल सवेरे पूरी मिट्टी को पलट के और शाम को वापस गमलों में भर देता था, जो अब मैं 2-3 दिन, और जिस तरीके से वो एचडीपी फिल्म का बताया, तो एचडीपी फिल्म के बीच में रख के और उसको 2-3 दिन रखूंगा, तो उससे मेरी मिट्टी की लाइवनेस और बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जी आदरणीय संजय जी, सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ये जो सॉइल सोलराइजेशन की बात कर रहे थे हरी, ये ना यहाँ पे मैं एक छोटा सा साइंटिफिक कमेंट करना चाहूंगा। हमारे को ये सुनिश्चित करना है कि मिट्टी का टेम्परेचर, जो हम अपनी मिट्टी पलट के पॉलीथीन से कवर करके रख रहे हैं, इसका टेम्परेचर 54 डिग्री तक पहुंच जाए। ठीक है, तो 54 डिग्री, अब आप कहेंगे थर्मामीटर नहीं है, कैसे पता लगेगा 54 डिग्री पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो एक मोमबत्ती रख लें जी बीच में, अगर वो नरम पड़ जाती है, अगर नॉर्मल कंडीशन पे मोम में वो मिट्टी नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर 54 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है तो वो मिट्टी मोम पे चिपकेगी। तो 2-4 मोमबत्ती के टुकड़े डाल लें जी और हाँ जी। उसे काली पॉलीथीन से कवर कर दें। हम्म आप प्रतिदिन देखें, 2-1 दिन देखें, जब तक वो जी उस पे मिट्टी नहीं चिपकती तब तक आप ये प्रक्रिया जारी रखें। तो सर इससे आपको बहुत बेहतरीन सोलराइजेशन मिलेगा, और ये एक बड़ा आसान सा तरीका दिया है मैंने, जिससे आप ये जी सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं। सर, धन्यवाद। एक बात और बता दीजिएगा। ये हाँ देखिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, ये हाँ मेरी छत पे ये अनार लगे हुए हैं, लेकिन इनकी हाँ। साइज नहीं बड़ी होती है। ये इतने छोटे ही होते हैं, कभी कभी थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। इनकी साइज बढ़ाने के लिए क्या करूं मैं? ये देखिए, 1 2 3 4 5 7 8 तो एक मैं तोड़ मिनट के में खा चुका। मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब दिखाइएगा। ये देखिए सर, ये अनार, एक ये हाँ लगा है, ये हाँ लगा है, ये हाँ। लगे हैं, ये इधर भी लगा है। वीडियो नारायण जी, वीडियो आप दूर करें, थोड़ा सा वीडियो दूर आप एक करें। काम कीजिएगा, आप एक जी काम कीजिएगा, मुझे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। जी आप मुझे अलग से कॉल कीजिएगा, मैं आपको सर। हाँ जानकारी दूंगा जी हाँ जी हाँ। इस संदर्भ में। ठीक है। ये सर देखिए, ये मेरी चने की भाजी लगी है, ये गोभी लगी है, हाँ, यदि दिख रहा है आपको, अति ये सुंदर, ब्रोकली अति लगी है, सुंदर। ये बिल्कुल। टमाटर लगा है, ये हम्म। पपीते के झाड़ मैंने लगा लिए हैं, बस केवल ऑर्नामेंटल उससे लगाए हर कॉर्नर पे, 3-4 हाँ लगा दिए हैं, तो अच्छा दिखता है केवल उस हिसाब से। पपीता तो अभी आया नहीं है। वो हाँ। सेम लगी है सर दूर, वो सेम दिख रही है। ये केला लगा है, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। पालक है, ये भी हाँ पालक है, ये मिर्ची के हाँ। पौधे हैं। ये मैंने सर जो है कसूरी मेथी लगाई है, जो अभी उगने वाली है। गुड। ये मूली लगी हुई है सर इधर, ये हाँ, देखिए उधर। काफी कुछ लगाता हूँ सर, कोशिश मेहनत तो करता चलिए, हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, सर और सर सर मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि जी आपको सही सलाह दे सकूं। धन्यवाद। सर, आपका नाम जान सकूंगा सर? जी धन्यवाद। मेरा नाम संजय नैथानी है। जी सर। जी आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आपको आदरणीय सर का नंबर मिल जाएगा और संवाद जी सर करिएगा। जी। और आज समय लगभग बहुत अधिक हो गया है, हाँ सर क्योंकि सर। जी मैं थैंक यू सर। चाहूंगा रंजना जी को आए और सबका आज हमारे उपस्थित अतिथियों का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय
नीलकंठ सावले जी उपस्थित हैं। सभी का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश जी सेम्बल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय गजानन पवार साहब, आदरणीय श्री हरिराज सिंह जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय हमारे संजय निथानी जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय शिवशंकर जी यादव जी, आदरणीय सुरेश कुमार जी, आदरणीय तरुण शर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और हमारे योगहार की रिकॉर्डिंग कृषि अनुसंधान परिषद हरिद्वार की सभी टीम को, सबको बहुत बहुत शादिवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। आप इस योगहार कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपना मार्गदर्शन सुझाव दिया और अपना अनुभव शेयर किया और आपने सुना। आगे हम किसान भाइयों के साथ और चर्चा करेंगे। कल 5:30 बजे पुनः मिलेंगे। आप सबको तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम।